हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ सक्सेस। मेरा नाम है कार्तिक तोमर एंड आज हमने क्या है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का सेकंड पार्ट। सो बेसिकली पिछले पार्ट में हमने कंपनी का इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स जान लिए थे एंड हमने काइंड्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ लिया था, कंपनी किस प्रकार की होती है। हमने शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी पढ़ लिया था और बस यही पढ़ा था हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स कि शेयर किस किस टाइप के होते हैं और किस किस क्लास के, बेसिकली मतलब शेयर होता क्या है और उसके क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, सो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो शेयर इज़ वन ऑफ द यूनिट्स इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल इज़ डिवाइडेड, यानी कि टोटल शेयर कैपिटल जिन यूनिट्स में डिवाइड होता है उसको हम शेयर कहते हैं। इट इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कैपिटल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये कैपिटल का एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल मतलब एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, जो कि फॉर्मुलेट करता है, मतलब बेसिस ओनरशिप के बेसिस को यही फॉर्मुलेट करता है। जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर उसका उतना ज़्यादा वोटिंग पावर और उतनी ज़्यादा उसकी ओनरशिप कंपनी की। एज पर द कंपनीज एक्ट अ कंपनी कैन इशू टू टाइप ऑफ शेयर। ठीक है, दो टाइप के शेयर कंपनी इशू कर सकती है, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। तो एक एक करके जानते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? ठीक है, इन लोगों को एक फिक्स डिविडेंड मिलता है, इतना तो आप जान लो। ठीक है, इनको डिविडेंड देने में थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है। A share that fulfills two preferential condition, सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 को बताता है कि ये दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो पहली कंडीशन है प्रेफरेंशियल राइट टू द डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड में एक प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा, यानी कि या तो फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड रेट के हिसाब से इनको मिलेगा डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलेगा उससे पहले इनको मिलेगा एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड रेट के हिसाब से। प्रेफरेंशियल राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक प्रेफरेंशियल राइट होता है अपनी कैपिटल का रीपेमेंट में ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो इनको अपनी कैपिटल पहले मिलती है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो उनसे पहले इनको अपना कैपिटल का अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस किस टाइप के और हो सकते हैं? ठीक है, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ही और टाइप्स होते हैं। पार्टिसिपेटिंग, जो हमारा जो मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती है, तो उन सब का उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग क्यूमुलेटिव टाइप भी हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। मतलब ये डिविडेंड के रिगार्डिंग टाइप्स बनाते हैं इसके। एक रिडीमेबल हो सकते हैं, एक इरिडीमेबल, जो कि कैपिटल रिपेमेंट के टाइप पे होता है। रिडीमेबल आपको कुछ टाइम के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा और इरिडीमेबल में आपको वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मिलेगा पैसा। फिर हम आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर पे। तो सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट इसकी भी डेफिनेशन देता है, अ शेयर विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को जो होल्ड करता है उसको इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को जो होल्ड करेगा उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दे डू नॉट इंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इनके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता अपना डिविडेंड के पेमेंट के लिए और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग। इनके पास कोई ऐसा प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, इनको सबसे आखिर में ही मिलना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इनके पास एक मतलब इनका जो शेयर है, जो शेयर होल्डर होते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से अपना हिस्सा मिलता है आफ्टर सेटिस्फाइंग द डिविडेंड राइट्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड के राइट को सेटिस्फाई करने के बाद इनको अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से अपना जो डिविडेंड होता है वो मिलता है। द डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स्ड, यानी कि इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता, ये प्रॉफिट के बेसिस पर अवेलेबल, मतलब जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उस हिसाब से इनको अपना डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल किस किस टाइप के हो सकते हैं? कुछ तो होते हैं वोटिंग राइट्स के साथ विद डिफरेंट, और दूसरे होते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स टू एज वोटिंग डिविडेंड और अदरवाइज। ठीक है, मतलब कुछ होते हैं सिर्फ वोटिंग राइट के साथ, कुछ के पास वोटिंग राइट भी हो सकते हैं, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका भी राइट हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें इनके पास हो सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवा पॉइंट जिसके ऊपर हमारा पूरे चैप्टर में सारे न्यूमेरिकल बेस्ड है कि इशू ऑफ शेयर्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर्स मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक को हम अलाउ करते हैं कि आप आइए हमारे शेयर्स खरीदिए। ठीक है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? द फुल अमाउंट ऑन द शेयर्स कैन बी कलेक्टेड ग्रेजुअली इन ईजी इंस्टॉलमेंट ओवर टाइम। द टिपिकल इंस्टॉलमेंट्स आर, ठीक है, तो जो पूरा अमाउंट होता है ना शेयर्स के ऊपर वो हम कुछ इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करते हैं।
अब वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे लाते हैं हम वो समझते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, और उसके बाद जो बची हुई है उनको हम कॉल्स के अंदर सबमिट देते हैं। और जो लास्ट वाली कॉल होती है जिसमें फाइनल अमाउंट हमें मंगाना होता है इंस्टॉलमेंट का, उसको हम फाइनल कॉल कह देते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो एप्लीकेशन मनी जैसे भी मैं बताया, अलॉटमेंट मनी एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स फर्स्ट सेकंड एक्सेट्रा विद द लास्ट कॉल सफिक्स्ड एज फाइनल, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी हम मंगाते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि हम जब कॉल्स मंगाते हैं अलग अलग, तो उसमें फ़र्स्ट कॉल मंगाते हैं, सेकंड कॉल मंगाते हैं, और कई तरह की कॉल मंगाते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाली कॉल होती है उसको हम फाइनल कॉल कह देते हैं, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बता दिया था, ठीक है। एप्लीकेशन मनी क्या मनी होती है, जो हम फर्स्ट टाइम मंगा लेते हैं, जो मतलब हमने जब लिस्ट करा अपने शेयर्स को कि आओ आप हमारे शेयर खरीदो पब्लिक में, तो जो हमारी पब्लिक है उन्होंने जो हमको पैसा दिया है वो हमारा एप्लीकेशन मनी होता है उस टाइम पे, तब तक उनको शेयर अलॉट नहीं हुए होते, ठीक है। अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट होने के बाद हम उनसे मंगवाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, एप्लीकेशन मनी जो पहले आता है, और अलॉटमेंट और बाकी के पैसे हमें मंगाने पड़ते हैं, ठीक है। शेयर के इशू का प्रोसीजर क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक में नोटिस के थ्रू, नोटिस टाइप मान लो इसको, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी बनाती है और पब्लिक में इशू करती है। एन इन्विटेशन टू द पब्लिक डेट कंटेन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड हाउ मनी इज़ टू बी कलेक्टेड, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है ये, पब्लिक के पास हम भेजते हैं इन्विटेशन, ठीक है, जिसके पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, और पैसा कैसे कलेक्ट किया जाएगा वो भी। अब वो ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हो, आप उसको कैश में भी दे सकते हो, आजकल कैश वगैरह कम होता है, तो अब पता है आपको ऑनलाइन यूपीआई नेट बैंकिंग सब होता है आज के टाइम पे। सेकंड है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन पहले आती है, ठीक है। हम इशू करते हैं, लोग अपने पैसे के साथ एप्लीकेशन मनी के साथ अपना एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स अप्लाई विद द एप्लीकेशन मनी टू अ स्केड्यूल्ड बैंक, ठीक है। तो एक स्केड्यूल्ड बैंक में वो एप्लीकेशन मनी के साथ अप्लाई कर देते हैं शेयर्स के लिए। फिर आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, थर्ड पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। द कंपनी मस्ट रिसीव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट एज पर सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। द मिनिमम must be received within 120 days from the date of the prospectus issue. Failure to receive it means the company cannot allot shares and must refund the entire application money within 130 days, ठीक है। तो अब ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ना, मैं एक बार इस पूरे को हटा देता हूँ, और जो मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 90%, 120 डेज और 130 डेज, ये 3 पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हमसे पूछ लेता है, एमसीक्यू में पूछ लेगा या बड़े क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्या ये अलाउड है, मतलब क्या ये शेयर्स हो सकते हैं इशू। आपको क्या देखना है, चेक क्या करना है, जब अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन अगर एट पार पे हुआ उसमें कोई बात नहीं, ओके, इट्स ओके। बट अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हुआ तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या 90% अमाउंट रिसीव हुआ है। मान लो अगर हमने 100 शेयर इशू करे हैं तो क्या 90 के ऊपर भी हमारे पास पैसा आया है। अगर 90 तक आ गया, मतलब 90 पे आ गया या 90 से ज़्यादा आ गया तो ओके है, ठीक है, तो ओके है। बट अगर 90 से कम आ गया तो दिक्कत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारा पैसा रिफ़ंड करना पड़ेगा। और ये जो पैसा आना है ना, ये 90 डेज़ तक, सॉरी, ये जो 90% आना है, ठीक है, 90% या उससे ज़्यादा, ये आना भी हमारा 120 डेज़ के अंदर है, ठीक है। अगर ये 120 डेज़ के अंदर आने में फेल हो जाता है कि 120 दिन के अंदर हमारे पास जो 90% पैसा वो नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा, हमें सारे पैसे, मतलब तब तक जितने भी आ चुके होंगे तो वो सारे रिफ़ंड करने पड़ेंगे, वो भी 130 डेज़ के अंदर तक, ठीक है। 130 डेज़ के अंदर हमें उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में 1 मार्कर में या आपके 2-3 मार्कर में पूछ सकता है, तो आपको इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर शेयर की अलॉटमेंट कैसे करते हैं, इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ मेट, जो कि 90% का क्राइटेरिया था वो मीट होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो कंपनी प्रोसीड्स विद अलॉटमेंट के साथ कंपनी चलेगी। लेटर ऑफ allotment are sent to the allottees, creating a valid contract. Excess application money on the rejected applications must be fully returned
एट इशू फुली रिटर्न, ठीक है। ओके, तो अब देखो अलॉटमेंट में क्या करना होता है। इसके बाद जैसे ही हमारे पास सबकी सब्सक्रिप्शन आ जाती है, पैसा आ जाता है, फिर हम सबको अलॉट करते हैं शेयर्स कि आपके इतने शेयर हो गए जी, आपके इतने शेयर हो गए आपके पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो जब हम उसको अलॉट कर देते हैं तो एक लेटर भेजना पड़ता है हर एक अलॉटीज़ के पास। अलॉटीज़ मतलब जिन लोगों को हमने शेयर अलॉट करा है। तो फिर हमने उनको पैसा भेज दिया, सॉरी लेटर भेज दिया। अब वो एक टाइप के हमारे ओनर हो चुके हैं, ठीक है। तो जो उनका पैसा है उसके बदले में हम उसको शेयर देते हैं, और जब लेटर सेंड कर देते हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। आप आगे आके इसको समझोगे, वैलिड वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। तो मतलब बड़ी क्लास में आके आप इसको समझोगे, ठीक है। और जो भी एक्सेस मनी होता है यहाँ पे देखो, एक्सेस अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी, सॉरी अलॉटमेंट नहीं, एप्लीकेशन मनी को हम रिजेक्ट कर देते हैं जब, और उसको पूरा रिटर्न कर देते हैं जितना भी पैसा होता है, ठीक है। ओके, अब देखो जब हम शेयर्स इशू करते हैं ना, तो हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। 3 तरीके से नहीं, सॉरी 2 तरीके से, क्योंकि डिस्काउंट पे कभी शेयर इशू नहीं होता, ठीक है। तो एक एट पार पे करते हैं, एक एट प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट पे कभी हम शेयर इशू नहीं करते। हम सिर्फ या तो अगर 100 रुपये का शेयर है, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर 100 रुपये का शेयर है तो हम 100 रुपये मंगाएंगे, तो हम इसको कहते हैं एट पार, ठीक है, एट पार। और अगर 100 रुपये का शेयर है उसको हम 120 रुपये मंगाते हैं उसके ऊपर, तो हम इसको कह देते हैं एट प्रीमियम, ठीक है। कि हमने कुछ एक्स्ट्रा पैसा मंगाया है उसको हम प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। जो ये 20 रुपये है, ये 20 रुपये जो इसमें होता है इसको कहते हैं हम प्रीमियम। और जो प्रीमियम होता है ये हमारा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे हमारा जाता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं क्या लिखा है हमें। तो इशू प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं, इस बेसिकली एट पार या एट प्रीमियम पे कितने पे हमें इशू करना है। तो एट पार पे क्या होता है, इशू प्राइस इक्वल्स द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, ठीक है। नॉमिनल फेस वैल्यू नहीं, आइदर नॉमिनल वैल्यू लिखो या फेस वैल्यू लिखो जितने का एक शेयर है। एट प्रीमियम पे क्या होता है, इशू प्राइस इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू, द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। तो जो इशू प्राइस होता है वो नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा होता है, और जो एक्सेस अमाउंट होता है उसको हम प्रीमियम कहते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। शेयर कैन नॉट ऑर्डिनरी बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ठीक है। शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, एक्सेप्ट फ्यू केसेस लाइक स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, या फिर हमने री इशू करा शेयर का, ठीक है। तो जो कि लेस देन नॉमिनल वैल्यू होता है, यानी कि 100 का शेयर अगर हम 80 या 70 में भी अगर इशू करें उसको दोबारा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एट डिस्काउंट, ठीक है। हैंडराइटिंग ख़राब आ रही है, ठीक है, क्योंकि लिखा नहीं जा रहा टेढ़ा हाथ करके। तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट पे हमने इशू करा है। तो ये किन केसेस पे होता है, ठीक है। ये हम तब इशू कर सकते हैं जब हम री इशू करें फॉरफिटेड शेयर्स का, यानी कि किसी ने हमें पैसे नहीं दिए तो हमने उसके पैसे जब्त कर लिए, हमने उसके शेयर जब्त कर लिया। अब वो हमारी फर्म का ओनर नहीं है, हमारी कंपनी का ओनर नहीं है, तो हमने उसके शेयर जब्त कर लिए, ठीक है। तो उन शेयर को जब हम दोबारा री इशू करते हैं तो उसको हम कहते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है। और फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब हमने जब्त कर लिए, ठीक है। और जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, स्वेट का मतलब पसीना, ठीक है, पसीना यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ को जब शेयर इशू करेंगे तो वो हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे, ठीक है। फिर आता है कॉल्स ऑन शेयर्स, ठीक है। कॉल्स ऑन शेयर्स अब क्या होता है, कॉल्स ऑन शेयर्स होता है जो हम एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट इनके बाद जो पैसा मंगाते हैं इंस्टॉलमेंट में, उसको हम कॉल्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है कॉल्स का पैसा, अगर आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में सारा पैसा मंगा लो तो आपको ऑप्शनल है कि कॉल्स मंगाने की नहीं। अब जब पैसा ही नहीं बचेगा तो क्या ही मंगाओगे कॉल्स, ठीक है। तो कॉल्स आर रिक्वेस्टेड फॉर द रिमेनिंग अनकॉल्ड अमाउंट ऑन शेयर्स टू मेक देम फुली पेड, ठीक है। जो अनकॉल्ड अमाउंट है ना, जो अभी तक हमने पैसा मंगाया नहीं, तो उनको मंगाने के लिए हम कॉल्स इशू करते हैं, मतलब कॉल्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो जिससे हमारे शेयर फुली पेड अप हो जाए, तो उसको हम कॉल्स ऑन शेयर्स कहते हैं। द अमाउंट ऑन एनी कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द फेस वैल्यू, ठीक है। 25% ऑफ द फेस वैल्यू से ज़्यादा हम कॉल नहीं मंगा सकते, तो ये याद रखना है, ठीक है।
यानी कि अगर हमारे पास 100 का शेयर है तो हम इसमें 25 रुपये से ज़्यादा नहीं मंगा सकते। 25 रुपये या उससे कम हमारे पास होना चाहिए, मतलब 25 रुपये या उससे कम का ही हम पैसा मंगा सकते कॉल्स पे। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा अमाउंट है तो आप एक मत करो, आप 2 कॉल मंगाइए। ठीक है, देयर मस्ट बी एन इंटरवल एटलीस्ट 1 मंथ बिटवीन 2 कॉल्स। ठीक है, 2 कॉल्स के बीच में 1 महीने का गैप होना चाहिए। इफ़ द आर्टिकल्स आर साइलेंट एज पर टेबल एफ के द्वारा अगर आर्टिकल साइलेंट है तब एटलीस्ट 1 महीना होना चाहिए, वरना अगर आर्टिकल ने कोई स्पेसिफिक पीरियड बता रखा है तो आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है। द मिनिमम ऑफ 14 डे नोटिस मस्ट बी गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। टेबल एफ ने हमको ये बता रखा है कि मिनिमम 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम है, आप मैक्सिमम कितना भी दे सकते हो। ठीक है, ये जो 14 दिन का नोटिस है ना, ये आपको देना ही पड़ेगा ताकि शेयर होल्डर आपको पैसा पे करे टाइम दी। ठीक है, अगर आपने 14 दिन का नोटिस नहीं दिया, आपने पैसा मंगाया और उन्होंने पैसा नहीं दिया और आपने शेयर फोरफिट कर लिया आपने बिना ऐसा नोटिस दिए, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है लीगली। द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, जो एप्लीकेशन मनी होता है ना, वो मिनिमम 5% होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रख लेना, एप्लीकेशन मनी 5%, यानी कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो एटलीस्ट 5 रुपये या उससे ज़्यादा का हमारे पास एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी जो हम मंगा रहे हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो या तो 5 रुपये या उससे ज़्यादा। ठीक है, आप पूरा 100 रुपये भी मंगा सकते हो एप्लीकेशन पे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैसे कैसे हमें पैसे मंगाने हैं, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू प्राइस और जो भी था ये कि हम कैसे कैसे अपना शेयर को इशू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स पासिंग जर्नल एंट्रीज एट ईच स्टेज ऑफ इशू। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है उसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती है हर एक स्टेज पे। हर एक स्टेज यहाँ पे किससे रेफर करा है इन्होंने, एप्लीकेशन हो गया, जैसे अलॉटमेंट हो गया या कॉल्स हो गई। ठीक है, तो जब भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल्स होगी तो उस पर हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही लिखा है इन्होंने, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है, तो उसके बारे में सिंपल है। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं, एक होता है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, जो पैसा हमें जो हमारा है हमने कॉल्स पे मंगाया है, लेकिन हमारे जो शेयर होल्डर है उन महान शेयर होल्डर ने हमको पैसा दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स, when a shareholder fails to pay the amount due on allotment or any call। ठीक है, अलॉटमेंट या किसी और कॉल पे, क्योंकि देखो एप्लीकेशन पे क्या होता है ना, उस वो पैसा देता है तभी तो उसको शेयर अलॉट होते हैं, तो इसमें एप्लीकेशन नहीं लिखते, हम अलॉटमेंट और कॉल्स पे पैसा मंगाते हैं, और जब हम मंगाते हैं तब वो पैसा ना दे तब हम उसको कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड द कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इट इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ द कॉल्स अकाउंट। ठीक है, तो एक कॉल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। अब देखो, मान लो हमने 20 रुपये मंगाए हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है, अलॉटमेंट पे, और एक शेयर होल्डर है जिसने 20 में से सिर्फ 10 रुपये दिए। 10 क्या, इसको थोड़ा सा अलग नंबर मानते हैं, हम मानते हैं इसने 13 रुपये दिए। ठीक है, तो जो बचे हुए 7 रुपये हैं ना, ये जो 7 रुपये हैं ये हो गया उसके कॉल्स इन एरियर्स जो वो नहीं दिए, कॉल्स इन एरियर्स। और इसी कॉल्स इन एरियर्स के बेसिस पे अगर वो फ्यूचर तक हमें पेमेंट नहीं करता है तो हम इसके शेयर फोरफिट कर लेंगे। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एम्पावर। ठीक है, एक सेकेंड, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एम्पावर डायरेक्टर टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें बोल सकता है, ठीक है, एम्पावर कर सकता है, यानी कि एक पावर देता है जिससे डायरेक्टर जो है इन कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज कर सके। If the articles are silent, table F applies, charging interest at a rate not exceeding 10% per annum। ठीक है, अगर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो हम क्या करते हैं, जो टेबल एफ होता है ना वो अप्लाई होता है, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट ऑब्वियसली। ठीक है, अगर आर्टिकल साइलेंट होते हैं तो क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, मतलब इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो उसका जो रेट होता है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आप 10% चार्ज कीजिए, उससे कम चार्ज कीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. When a separate calls in areas account is maintained, it is the debit. It is debited when the calls money is due but not paid, and credited upon receipt of the areas along with interest if applicable. ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था, डेबिट बैलेंस होता है इसका. तो अगर हम कॉल्स एंड एरियस का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसका जो डेबिट बैलेंस होगा, मतलब अगर हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा या कॉल्स का पैसा हमने कमा लिया है, मतलब हमारे पास होना चाहिए लेकिन हमें मिला नहीं है पैसा, तो हम उसको डेबिट साइड पर डालते हैं, और जब हमारे पास इंटरेस्ट के साथ पैसा आ जाएगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पर डाल देते हैं. ठीक है, और जो इंटरेस्ट होएगा वो भी डेबिट साइड पर आ जाएगा ऑब्वियसली. ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना होता है, आपको पता है. तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एरियर्स का उल्टा. जो पैसा हमें शेयर होल्डर ने पहले दे दिया, अभी हमने उससे मंगाया नहीं, उसने एडवांस में दे दी कि जाओ रखो मेरी तरफ से चिल्लर. ठीक है, तो वो होता है. मान लो अगर हमने 20 रुपये ही मंगाया है, वापस उसी केस में आते हैं, अलॉटमेंट के केस में 20 रुपये अलॉटमेंट पे मंगाया है और एक महान आदमी ने हमको 23 रुपये दे दिए, तो ये जो एक्सेस का 3 रुपये है ना, ये उसका कॉल्स इन एडवांस है. कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो एक्सेस का 3 रुपये है ना, ये 3 रुपये उसके आगे की कॉल्स में एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि अगर हमने अलॉटमेंट पे मंगाया 20 रुपये, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 रुपये इसने दे दिए, 23 रुपये दे दिए, जो एक्स्ट्रा 3 रुपये, ये जब हम कॉल्स मंगाएंगे ना अगले महीने, तो उन कॉल्स के अंदर एडजस्ट हो जाएगा. कैसे एडजस्ट होएगा, अब देखो. मान लो हमने मंगाए 17 रुपये कॉल्स पे. ठीक है, 17 रुपये हमने कॉल्स, सॉरी 17 रुपये मान लो, 17 रुपये हमने कॉल्स में मंगाए. इसका बाकी सब 17 देंगे, लेकिन जिस बंदे ने हमको 23 रुपये दे दिए, ये हमको सिर्फ 14 रुपये देगा. क्यों देगा भाई? ये जो 3 रुपये है ना, ये इन 17 रुपये में एडजस्ट हो गए, तो ये सिर्फ हमको 14 रुपये देगा. ठीक है, तो इसको पढ़ लेते एक बार, क्या लिखा है इसके अंदर. अमाउंट्स पेड बाय द शेयर होल्डर बिफोर द कॉल इज एक्चुअली मेड आर कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है जब हमारे कॉल मंगाने से पहले ही हमारे पास पैसा आ जाता है. अभी क्या होता है ना, ये हम तब सिर्फ अलॉटमेंट के केस में करते हैं, क्योंकि अगर एप्लीकेशन पे आता है तो उसको हम पहले से उसको हम डायरेक्टली हम एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पे. ठीक है, बाकी लिखना तो लिख सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंड इज़ क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. ठीक है, ये एक लायबिलिटी है कंपनी की और हम इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली लायबिलिटी किसी और का पैसा है. ठीक है, जो कि हमने मंगाया नहीं, उसने ऑलरेडी हमको दे दिया. द बैलेंस इज शोन अंडर द हेड ऑफ द करंट लाइबिलिटीज़ और सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है, तो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आप जब कंपनीज़ की बैलेंस शीट देखोगे तो वो थोड़ी अलग होती है बैलेंस शीट, उसको भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट्स में. तो हम उसके अंदर इसको करंट लाइबिलिटीज़ या अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम इसको दिखाते हैं ऑन द बैलेंस शीट. ठीक है, इट इज़ नॉट एडेड टू द पेड अप कैपिटल. यह हम पेड अप कैपिटल में ऐड करके नहीं दिखाते. ठीक है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा था, इसको हम बाद में एडजस्ट कर देते हैं. ठीक है, इफ़ प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल द कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इफ़ आर्टिकल्स आर साइलेंट. ठीक है, देखो, अगर कंपनी आर्टिकल्स में प्रोवाइड करा गया है कि हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, मतलब जो इन्होंने अमाउंट दे रखा है कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना है, तो हम उनको इंटरेस्ट देंगे. अगर हमारा आर्टिकल साइलेंट है, तब हम क्या करेंगे, टेबल एफ़ को अप्लाई करेंगे. टेबल एफ़ अप्लाइज. टेबल एफ़ कंपनीज एक्ट 2013 की, प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम. ठीक है, तो 12% से हम इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे सकते. टेबल एफ़ हमको ये कहता है. अब देखो, अब हम आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे. तो देखो, जो मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर, एक सेकंड वापस पहुँचते फटाफट. ये देखो, जब हम इशू करते हैं और 100 रुपये की अगर फेस वैल्यू उससे ज़्यादा का इशू करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीमियम पे इशू करा है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको प्रीमियम कहते हैं. अब उसको हम डालते कहाँ हैं? ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया, अब हम उसको शो किस अकाउंट में करेंगे, तो उस अकाउंट का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो हम उस सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं. ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? द प्रीमियम अमाउंट ऑन शेयर्स इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. ठीक है, तो एक टाइप का रिजर्व है ये. ठीक है, अब रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा. इट इज़ शोन अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट. ठीक है, कंपनीज के बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है. तो अभी आप बस नाम याद करो. मैं नेक्स्ट पार्ट में जब आपको पूरी बैलेंस शीट दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा, तब हम इसको
सारी चीज़ बताऊंगा कहाँ पे क्या चीज़ आती है, ठीक है। तो बस आप अभी याद करो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो होता है उसको हम कहते हैं, वो हमारा आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट में, ठीक है। अब आप रिजर्व लगाने लगाओ उसके अंदर, वरना इस नाम के अंदर, ठीक है, आपकी मर्जी, आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो। द कंपनीज एक्ट स्ट्रिक्टली रेगुलेट्स एंड यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कंपनीज एक्ट एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को सिर्फ कुछ ही केसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं वो क्या क्या केसेस है। इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है। फुली पेड बोनस शेयर्स को जब हम इशू करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। अब बोनस शेयर्स यानी कि जो एक टाइप से फ्री में शेयर दे दिए हमने, वो होते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ या किसी और शेयर होल्डर को ही हम जो फ्री में शेयर दे देते हैं उसको हम बोनस शेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो बोनस शेयर का पैसा कहाँ से रिकवर करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। टू द एक्सटेंड नॉट एक्सीडिंग अनइशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। जो अनइशूड शेयर कैपिटल है ना, तब उस तक एक्सीड नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम, ठीक है, सारा जितना भी रिजर्व है हमारा उसको हम यूज़ कर लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज, किसी भी सिक्योरिटी पे हमने एक्सपेंसेस, कमीशन या डिस्काउंट अलाउ करा है तो उन्होंने एक्सपेंसेस या लायबिलिटीज़ जो भी होगी उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। पेइंग प्रीमियम ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर होता है तो उसके ऊपर हम प्रीमियम पे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, यानी कि जब हम बायबैक करते हैं शेयर्स का, जब हम पब्लिक से वापस अपने शेयर्स खरीदते हैं तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स है, ये भी हमारे चैप्टर्स है, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर्स ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सिलेबस में, बट समझ जाओ आप, जब हम अपने पब्लिक से वापस पैसा मांगते हैं तब हम उसको बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। नोट ऑन प्रीमियम ड्यूरिंग फोरफीचर, ठीक है। फोरफीचर के दौरान पे प्रीमियम के कुछ केसेस होते हैं। अब जब हम शेयर फोरफीट करते हैं तो उसके ऊपर प्रीमियम के कुछ केस आते हैं, तब हम उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए। द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज नॉट डेबिटेड एट द टाइम ऑफ द फोरफीचर इफ प्रीमियम हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड। इट इज़ ओनली डेबिटेड इफ द प्रीमियम अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड और होली और पार्शली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है, एक बार ढंग से समझते हैं। तो इनके लिखने के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम फोरफीचर के दौरान पे अगर हमें मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है हमने शेयर्स पे, यानी कि अगर हमने 120 का शेयर जो मंगाया है उसके ऊपर जो हमें 20 रुपये जो प्रीमियम है ना, अगर वो हमें रिसीव हो चुका है, रिसीव्ड, ठीक है, तो जब हम फोरफीट करेंगे ना शेयर्स को तब हम इसको भूल जाएंगे, इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है, कि ये हमें मिला भी है कि नहीं मिला, इसको भूल जाओ। बट अगर ये हमको नहीं मिला तब हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है, तब हम इसको दिखाएंगे कि हाँ हमें नहीं मिला हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी तो उसके अंदर हमें दिख जाएगा, ठीक है। अब आते फोरफीचर। अब इतनी देर से हम बात करें फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर ऑफ शेयर ये आखिर होता क्या, ठीक है। तो फोरफीचर ऑफ शेयर की बात हम कर लेते हैं, क्या होता है यहाँ पर। तो वही चीज़ कैंसिल हम कर देते हैं, जब शेयर्स को हम जब्त कर लेते हैं शेयर्स को, तो उसको हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। तो फोरफीचर इज द कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, एंड ट्रीटिंग द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन दोज शेयर्स आर फोरफीटेड टू द कंपनी ड्यू टू द शेयर होल्डर फेलियर टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट, दैट इज मतलब एग्जाम्पल अलॉटमेंट या कॉल मनी, ठीक है। जब हम फोरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। जब हम शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं, हम पब्लिक जिसके पास है शेयर्स उससे वापस ले लेते हैं बिना उसको कुछ पैसा दिए, ठीक है, अपने पास हम उसको सीज करके रख लेते हैं कि हम अब इसको नहीं देंगे, ठीक है, या वो हमारे हो चुके हैं क्योंकि आपने यहाँ पे पेमेंट की फेलियर करी है। वो पेमेंट कैसी हो सकती है, वो आपकी कॉल मनी हो सकती है, वो आपकी अलॉटमेंट मनी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी पे तो आ गया ना पैसा स्टार्टिंग में, तभी तो हमने उनको शेयर अलॉट करे। तो अलॉटमेंट या कॉल मनी पे जब वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ देने में फेल हो जाता है तब हम उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है द डायरेक्टर मस्ट फॉलो द फॉलोइंग
procedure laid down in the articles usually based on table F। तो टेबल F के ऊपर बेस्ड एक प्रोसीजर होता है पूरा शेयर फॉरफिट करने का, तो उसको हम जो हमारा डायरेक्टर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। The accounting treatment on forfeiture involved reversing all previous entries relating to the forfeited shares except premium received। तो जितनी भी जो हम एंट्री करेंगे ना कि डेबिट का डेबिट में डाल रहे, क्रेडिट का क्रेडिट में जो डाल रहे, उसको पूरा रिवर्स कर दो। यानी कि अगर शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, मतलब क्रेडिट में लिखते हैं, तो हम उसको डेबिट कर देंगे फॉरफीचर के टाइम में, ठीक है। एक्सेप्ट प्रीमियम रिसीव्ड, अगर हमें प्रीमियम रिसीव हो गया तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसको डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ द फोरफिटेड शेयर, ठीक है। जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है वो कॉल्ड अप अमाउंट यानी कि जितना मंगाया हुआ अमाउंट है उससे हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और मतलब जब हम फोरफिटेड करते हैं, जो जितने भी फोरफिटेड शेयर है उनका अमाउंट करते हैं डेबिट। द शेयर फोरफिटेड अकाउंट एक हम करते हैं, बनाते हैं, उसको हम क्रेडिट में डालते हैं विथ पेड अप अमाउंट, ठीक है। अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम को एक्सक्लूड करके जितना हमारे पास अमाउंट रिसीव हो गया उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, ठीक है। और उसका हम एक हेडिंग दे देते हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है। द रिस्पेक्टिव अनपेड कॉल्स अकाउंट और कॉल्स इन एरियस अकाउंट, ठीक है। रिस्पेक्टिव अनपेड कॉल्स अकाउंट, अनपेड कॉल्स मीन्स कॉल्स इन एरियस जो अकाउंट होता है उनको हम क्रेडिट करते हैं विद द अनपेड अमाउंट्स, ठीक है। जितना अमाउंट्स हमको नहीं मिला उसके थ्रू हम उसको क्रेडिट में डाल देते हैं। द बैलेंस ऑफ द शेयर फोरफिटेड अकाउंट इज शोन एज एन एडिशन टू द टोटल पेड अप कैपिटल अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल और ऑन द बैलेंस शीट अंटिल द शेयर्स आर रीइश्यूड, ठीक है। तो जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम टोटल पेड अप शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखा देते हैं शेयर कैपिटल के हेड के अंदर बैलेंस शीट में, जब तक हम उसको रीइश्यू नहीं कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें रीइश्यू के बारे में बताया, तो एक बार मैं आपको जनरल एंट्रीज की समझा दूँ फोरफीचर की, ठीक है। उसके बाद आगे चलते किस टाइप की होती है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो क्या होता है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो भूल जाओ, नहीं मिला तो हम डेबिट में लिख देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये फोरफीचर का है जहाँ पे सारी एंट्री रिवर्स हो रही है, सारे अकाउंट रिवर्स हो रहे हैं। और क्या आता है डेबिट में हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। यानी कि शेयर कैपिटल अगर हमने फोरफीचर में डेबिट में डाला है, यानी कि इसका हम नॉर्मली जब मंगाते हैं तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में डालते हैं। फिर हम करते हैं टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ठीक है। ये हम क्रेडिट में डालते हैं जितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। इसका कोई एक्सेस स्पेशल अकाउंट हम पहले नहीं बनाते, फोरफीचर के अकाउंट पे ये अकाउंट बनता है। फिर हम लिखते हैं टू कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स है तो हम उसको टू में डाल के अकाउंट लिख देते हैं और जो अमाउंट होता है, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। सिंपल, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना ही, ठीक है। इसके अंदर हम अपना प्रीमियम का अकाउंट, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में नहीं दिखाते, कॉल्स इन एरियर्स में दिखाते हैं। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम के ऊपर एक स्टार मार्क कर लो, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की। अगर ये हमें रिसीव हो गया तो हम इसको नहीं दिखाएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम इस अकाउंट को दिखाएंगे, ठीक है, जनरल एंट्री में, ठीक है। अब आते हैं हम रीइश्यू फोरफिटेड शेयर्स पे, यानी कि जो हमारे फोरफिट हमने कर लिए थे शेयर्स उनको हम दोबारा रीइश्यू करेंगे, अपने पास रख के क्या ही कर लेंगे, हम दोबारा रीइश्यू करेंगे तो और पैसा आएगा इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर करते हैं फोरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट पार, प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट, ठीक है। जो फोरफिटेड शेयर्स है उसको हम पार पे भी कर सकते हैं, यानी कि 100 के बदले 100, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं 100 के बदले 120, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं इस बार कि 100 के बदले 80 या 70 जितना भी मंगाना है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट डेट हैड बीन रिसीव्ड, ठीक है। यानी कि ऑन द फोरफिटेड शेयर्स, यानी कि इधर इस अकाउंट में जितना हमारे पास पैसा आ चुका है इसके अमाउंट से ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। मान लो अगर 100 का शेयर है, पार पे इशू करा है और 80 रुपये आ गए थे, 20 रुपये नहीं आए, जिसके बदले में हमने फोरफीचर कर दिया, तो हम डिस्काउंट सिर्फ 80 रुपये तक का दे सकते हैं, हम 90 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है। 90 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है।
क्रेडिट बैलेंस ऑफ द शेयर फॉरफीचर अकाउंट रिलेटिंग टू दोज शेयर्स, ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, उन शेयर्स के रिगार्डिंग। द डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, ठीक है, बाकी वो सेटल हो जाता है सारा, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री किस टाइप की होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा अगर हम प्रीमियम मंगाएंगे, और ये भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ही ये आएगा, ये वाला अकाउंट, तो इस पर भी स्टार मार्क कर लो। और प्रीमियम पे भी इसके बाद जो टू सिक्योरिटी प्रीमियम एक नीचे लिखा जाएगा उस पर भी स्टार मार्क कर लेना, वो भी ऑप्शनल रहता है, ठीक है। एनी बैलेंस लेफ्ट, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एनी बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट रिलेटिंग टू रीइशूड शेयर इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड मस्ट बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर कुछ भी अमाउंट बच गया, यानी कि मान लो अगर 80 रुपये तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं, 100 के बदले 80 आ गया, यानी कि 80 रुपये का हमारा शेयर फॉरफिटेड है, 80 रुपये तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। हमने डिस्काउंट 50 रुपये का ही दिया, तो जो बचे हुए यहाँ पे 30 रुपये है ना, एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 80 रुपये का था हमारे पास, 80 में से 50 का हमने डिस्काउंट दिया, यानी कि 80 का हमारे पास अमाउंट था डिस्काउंट देने लायक, हमने 50 रुपये डिस्काउंट में दे दिए, तो जो बचे हुए 30 रुपये है ना, ये एक टाइप का कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या रहेगी उसकी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कर देंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर आगे क्या है? इफ़ ओनली अ पार्ट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड, अगर सिर्फ कुछ पार्ट हम रीइशू कर रहे हैं, ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट रिलेटिंग टू द रीइशूड शेयर्स इज ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो इसका भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं समझा देता हूँ, इधर ये हटा देता हूँ जनरल एंट्री, ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो क्या होता है ना, अगर हम मान लो काफ़ी सारे शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए और उसमें से हम सिर्फ कुछ पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड में, फॉरफीचर मतलब रीइशू में, फॉरफीचर में नहीं, रीइशू में हम सिर्फ कुछ पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम सिर्फ प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ही लेंगे, प्रोपोर्शनेट अमाउंट को ही लेंगे जो कैपिटल प्रॉफिट होगा, फिर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो क्या होता है ना, मान लो हमने 100 शेयर रीइशू करे, हमारे पास थे 500 शेयर जो हमने फॉरफिट करे थे, ठीक है, और ये कितने का हमारा अमाउंट था, इसके ऊपर जो हमारा फॉरफीचर का अमाउंट होएगा, शेयर फॉरफिटेड का जो अमाउंट आएगा, ये शेयर फॉरफिटेड वाला, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय जितने रीइशू करे अपॉन में जितने टोटल है, माइनस कितने यूज़ हो गए, यूज्ड शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, यूज्ड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो भी यूज़ हो गया वो सब, यानी कि जितने डी इशू कर दिए अपॉन में जितने टोटल फॉरफिट करे थे इनटू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 100 शेयर्स, मान लो अगर 100 है 500 में से, तो जो 500 में से 100 शेयर्स है ना, उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, माइनस कर दो जितने हमने यूज़ कर दिए फॉरफिट, मतलब जब हम रीइशू कर रहे थे यहाँ पे जितना यूज़ करते हैं वो, फिर जो अमाउंट बचा रहेगा वो हमारा होगा कैपिटल रिजर्व, जो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, ऑल्सो नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, तो वो होगा ये, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये सेकंड पार्ट भी इसका डन होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम बैलेंस शीट थोड़ी सी समझेंगे और हो सका तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो अगर आपको मेरे साथ लाइव क्लासेस लेनी है तो आप स्टडी फैसिलिटीज का ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट पे वहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको ये PDF मिल जाएगी, वहाँ पे मैं ही आपको प्रोवाइड करूँगा, मैं ही आपको लाइव पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप है आपके लिए,
और हमेशा की तरह बोलूँगा, इस अभी आप वैसे समझ रहे जैसे मैं समझाना चाहता हूँ। आप लाइव क्लास लोगे, आप वैसे समझोगे जैसे आपको समझ में आता है। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपके रेगुलर इंटरवल्स पे टेस्ट होंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट है, आप लो एक बार आओ, मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे एकदम मस्त अच्छे तरीके से, आपका स्कोर इम्प्रूव होएगा गारंटीड, ठीक है। आप एक बार आइए क्लास में, ठीक है। तो इसके साथ वीडियो को करते रैप अप एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।